नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां देश से जुड़ी अहम खबरों की बात करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के तीसरे दिन का सर्वे पूरा कर लिया गया है। दोनों पक्षों के वकील ने सर्वे पूरा होने की बात कही। 17 तारीख को कोर्ट में सबकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा कर लिया गया और सर्वे की टीम मस्जिद से बाहर निकल गई। सर्वे खत्म होने के बाद दोनों पक्षों के वकील ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है, कल सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं अधिक चीजें सर्वे में मिली हैं और सर्वे में बाबा मिलने का भी इशारा वकीलों ने किया। 17 मई को एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी होगी। सोमवार की होने की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या अधिक है। इस वजह से पुलिस प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर नजर आया। वाराणसी में सड़कों और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। बता दें कि कल दूसरे दिन श्रृंगार गौरी समेत अन्य विग्रहों की वस्तु स्थिति जानने के लिए कल करीब 4 घंटे तक यह सर्वे चला था। इस दौरान मस्जिद की पश्चिमी दीवार, नमाज स्थल के साथ ही तहखाने को सर्वे टीम ने दोबारा देखा। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सर्वे में काफी वस्तुएं मिली जो कि कमीशन रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी। वादी की मांग पर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। सर्वे की कार्रवाई पर सभी की ही निगाहें टिकी थी। शनिवार को पहले दिन पश्चिमी दीवार और तहखाने की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई थी। तहखाने के 4 कमरों में धार्मिक चिन्ह मिलने की चर्चा थी। रविवार को तय समय सुबह 8 बजे कोर्ट कमिश्नर ने पक्षकारों के साथ कार्रवाई शुरू की। मस्जिद का हार, दीवार चौड़ाई और दीवारों का माप झोंका किया गया। हर स्थान की बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। कोर्ट कमिश्नर ने पक्षकारों की भी सलाह ली, जहां कोर्ट कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अफसरों के लिए लाइट की व्यवस्था, सफाई के लिए मजदूर, मापी के लिए संसाधन, मलबा या सामान हटाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को पूरा कर लिया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से बाहर निकले वकीलों ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है और इसके बाद अब रिपोर्ट कोर्ट को पेश की जाएगी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें सर्वे में सामने आई हैं और उन्होंने इशारे में बाबा मिल गए जहाँ जाने की भी बात कही। आपको बता दें कि 17 मई को एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट में भी सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सोमवार को होने वाली काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्त ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर नजर आया। वाराणसी की सड़कों में ज्ञानवापी मस्जिद परिसरों में भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। इससे पहले दूसरे दिन श्रृंगार गौरी समेत विग्रहों की वस्तु स्थिति जानने के लिए करीब 4 घंटे तक दूसरे दिन का सर्वे चला था। इस दौरान मस्जिद की पश्चिमी दीवार, नमाज स्थल के साथ तहखाने की सर्वे टीम ने इसको दोबारा देखा। हिंदू पक्ष ने इस दौरान दावा किया कि सर्वे में काफ़ी चीज़ें मिली हैं जो कि कमीशन रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी। वादी की मांग पर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 3 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की है, जिनको ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आएगा। सर्वे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी थी। शनिवार को पहले दिन में पश्चिमी दीवार और तहखाने की वीडियोग्राफी के साथ फोटो भी लिए गए। आपको बता दें कि तहखानों के 4 कमरों में धार्मिक चिन्ह मिलने की भी चर्चाएं इस दौरान की गई थी। रविवार को तय समय सुबह से सर्वे दोबारा शुरू किया गया। कोर्ट कमिश्नर ने पक्षकारों के साथ यहां कार्रवाई शुरू करी। मस्जिद का हॉल, दीवार और दीवारों का माप जोखा भी सर्वे के दौरान हुआ। पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे यह खत्म हो गया है। क्या आज सर्वे हाँ आ जाए क्या हुआ है आज कहाँ सर्वे क्या सर्वे में हुआ है ये बता दीजिए। इशारों में बता दीजिए। अरे हम कहे जिन खोजा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैर, बस आप समझ। अरे सर खोजिए। तो
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि रूस ने जिस मामले को लेकर यूक्रेन पर हमला किया था, अब उस मामले में नया मोड़ नज़र आ रहा है। बता दें कि रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वह नाटो का हिस्सा ना बन जाए, लेकिन इस मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन को अगले हफ्ते एक बड़ा झटका लग सकता है। फिनलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नाटो का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। यही नहीं, उसके बाद स्वीडन ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं कि वे नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। स्वीडन की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाटो में जाने पर सहमति जाहिर की है। दोनों ही देश रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे में उनका नाटो जाना रूस के लिए चिंताएं बढ़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन भी रूस के साथ सीमा साझा करता है। उसके नाटो में जाने को लेकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब दो देश जो कि रूस के साथ सीमा साझा करते हैं, उन्होंने भी नाटो में जाने का मन बना लिया है। बता दें कि फिनलैंड की सरकार और स्वीडन की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाटो में जाने की सहमति जाहिर की है। दोनों ही देश रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे में उनका नाटो से जाना रूस की चिंताओं को अब और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। रूस ने जिस बात को लेकर यूक्रेन पर हमला किया था, अब वह उनको और भी ज़्यादा परेशान करने लगी है। रूस पड़ोसियों के नाटो में शामिल होने का हमेशा पहले से ही विरोध करते आ रहे हैं। रूस की राय रही है कि पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने से अमेरिका उनकी सीमाओं के पास आ सकता है और कभी भी उनकी सीमाओं के पास हथियारों की तैनाती कर सकता है। इसी को आधार बनाते हुए उसने यूक्रेन पर अटैक किया था। उसके नाटो में जाने की भी संभावनाओं को अपने लिए खतरा बताया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो उनकी सीमा पर अमेरिका के हथियार आ जाएंगे, जिसको लेकर ही उन्होंने इस आधार पर यूक्रेन पर हमला किया था। यही नहीं, युद्ध खत्म होने की शर्त भी यही थी कि यूक्रेन यह ऐलान करें कि वह नाटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बीच युद्ध के बीच ही रूस ने एक बार प्रस्ताव रखा था कि अगर यूक्रेन ऐलान करें कि वह नाटो का हिस्सा नहीं बनेंगे तो यह युद्ध खत्म हो सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, अब नए युग की शुरुआत हो रही है। फिनलैंड मीडिया के मुताबिक इसी हफ्ते नाटो से जुड़ने के प्रस्ताव को संसद में मंजूरी दी जा सकती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद एक औपचारिक आवेदन ब्रुसेल्स स्थित नाटो दफ्तर में दिया जाएगा। इसके बाद ही इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। फिनलैंड के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही स्वीडन के सत्ताधारी दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जता दी है। पार्टी का कहना है कि वह नाटो ज्वाइन करने के पक्ष में है। दरअसल एक दशक पहले स्वीडन ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद घरेलू स्तर पर इसकी मांग उठने लगी कि उन्हें नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि जो फिनलैंड आज नाटो देश में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहा है, एक दशक पहले स्वीडन के सत्ताधारी दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी। अब आपको बता दें कि इससे पहले वह इसका विरोध करते आ रहे थे, लेकिन घरेलू स्तर पर इसकी मांग उठने लगी जब इसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि ये भी नाटो ज्वाइन करना चाहिए। स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर मंगडालेना एंडरसन ने कहा कि नाटो की सदस्यता लेने पर ही स्वीडन के सामरिक हितों की सुरक्षा हो सकती है। एंडरसन ने कहा कि स्वीडन और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए यह सबसे बेहतर होगा कि वह नाटो ज्वाइन कर लें। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि स्वीडन को औपचारिक सुरक्षा गारंटी के लिए ज़रूरी है कि वह नाटो का हिस्सा बन जाएं। किसी भी देश के नाटो का हिस्सा बनने के लिए यह जरूरी है कि संगठन में शामिल सभी 30 देश उसकी सहमति दें। आपको बता दें कि इन स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की अब बड़ी वजह ये भी है कि अगर वो नाटो में शामिल होते हैं तो नाटो देश में शामिल 30 देश को उन पर सहमति देनी होगी, जो कि अब इन दोनों देशों के लिए एक बड़ा सवाल नाटो में शामिल होने के लिए खड़ा होता नजर आ रहा है। इसके बाद पिछले ही दिनों तुर्की ने कहा था कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने का तुर्की ने विरोध किया था, क्योंकि नाटो में इन देशों को शामिल तब ही किया जा सकता है जो कि नाटो में शामिल 30 देश
इन दोनों देशों को सहमति दें, मंजूरी दें, इसके बाद ही ये देश नाटो में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इससे पहले पिछले दिनों तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में हिस्सा शामिल होने के लेकर विरोध किया था। हालांकि इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो सेक्रेटरी ने कहा था कि तुर्की को इस मामले में मना लिया गया है। तो वहीं अमेरिका और नाटो सेक्रेटरी ने ये संकेत दिए कि तुर्की को इस मामले में मना लिया गया है। फिनलैंड और स्वीडन को जल्द ही नाटो में शामिल कर लिया जा सकता है। इस बात के इशारे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिए, लेकिन इन दोनों के आगे अभी भी बड़ी मुश्किलों के पड़ाव हैं, क्योंकि 30 देशों को एक साथ सहमति देनी होगी, तभी जाकर फिनलैंड और स्वीडन दोनों देश नाटो में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, जिसको लेकर अब रूस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। रूस एक कंट्री को नाटो में शामिल होने से नाराज था, तो क्योंकि वो यूक्रेन की उनके साथ अपनी सीमा साझा करता था, उसको डर था कि अगर ये नाटो में शामिल हो जाएगा तो अमेरिकी सेना कभी भी अपने हथियार उनकी सीमा पर डाल देगी। लेकिन अब यह परेशानी उनके लिए और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको लेकर अब उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ये दोनों देश नाटो में शामिल हो गए तो हो सकता है कि अमेरिकी की फौज, अमेरिकी के हथियार रूसी सेना के पास पहुंच जाएं। इसको लेकर यूक्रेन और रूस में इतने दिन से युद्ध हो रहा है, अब उनके लिए, रूस के लिए ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। ब्रिटेन में बात अब वेदर की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में साल का सबसे गर्म दिन बीते दिन रहा। आपको बता दें कि बीते दिन 39 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में 49 डिग्री सेल्सियस का राजधानी दिल्ली में 2 जगह पर तापमान रिकॉर्ड स्तर के 49 डिग्री पार के पहुंच गया। मंगेशपुर का तापमान 49.2 और नजफगढ़ का तापमान 49.1 डिग्री के स्तर पर रहा। IMD के अनुसार इन दोनों जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसी सीजन में लगाए गए हैं, जिसके बाद यहां से तापमान के आंकड़े सामने आए। आपको बता दें कि मंगेशपुर का तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि नजफगढ़ का तापमान 49.1 डिग्री रहा। IMD के अनुसार इन दोनों जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसी सीजन में लगाए गए हैं, इसलिए इन दोनों जगहों पर इससे पहले तापमान का रिकॉर्ड नहीं है। वहीं राजधानी के मैनुअल स्टेशनों पर भी अब तापमान 49 डिग्री के स्तर पर पहुंचा, जबकि ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम 10 से 11 साल पुराने ही बताए जा रहे हैं। मंगेशपुर और नजफगढ़ राजधानी के ही नहीं बल्कि देश के सबसे गर्म इलाके भी बताए गए। सफदरजंग का अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जहाँ ये जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम था। तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो सफदरजंग का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य की बात थी। हवा में नमी का स्तर 13 से 56% तक रहा। अब सोमवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। धूल भरी आंधी की भी संभावना सोमवार को IMD ने जताई है। आपको बता दें कि अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी और लू के प्रभाव से राजधानी को सोमवार को राहत मिलने की भी संभावना जताई गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी में दिल्ली में बादल देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से धूल भरी हवाएं भी दिल्ली में चल सकती हैं। तापमान कम होकर 41 डिग्री सेल्सियस पर ही सिमट सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़कर 28 डिग्री पहुंच सकता है। लेकिन यह राहत लंबे समय तक नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बाद
हल्की राहत देखने को मिलेगी, लेकिन यह राहत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगी, क्योंकि 18 मई को एक बार फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह 19 और 20 मई के आसपास 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 21 से एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने का असर मिलेगा और तापमान कम होकर 41 डिग्री पर सिमट जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, बट ये राहत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि 18 मई से ही तापमान बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 19 से 20 मई के आसपास 44 डिग्री से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया है कि 21 मई को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा, जिससे तापमान कम हो जाएगा और दिल्ली के लोगों को गर्मी से फिर से राहत मिलेगी। आज धूल चलने की भी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। बुलेटिन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के 2202 नए मामले सामने आए। अगर बात करें मौतों के आंकड़े की, तो ये मौतों का आंकड़ा 27 पर जाकर रुका। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। कोरोना के एक्टिव मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को अपडेट किए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 2202 नए मामले सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक एक दिन पहले रविवार को देश में कोरोना वायरस के 487 नए मामले सामने आए थे। कोरोना के इन नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या 17,317 हो गई। मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से 27 नई मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,24,241 हो गई है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक्टिव मामलों में कुल वायरस का 0.04% ही है, जबकि देश के कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 98.74% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में 375 मामलों की कमी आई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट 0.74% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.59% हो गया है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाली संख्या की अगर बात करें, तो यह संख्या बढ़कर 4,25,82,243 हो गई है। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक देश में 191.37 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन डोज दी जा चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार अब थमती जा रही है। जो नए वेरिएंट कोरोना मामले देखे जा रहे थे, पिछले हफ्ते ही देखा गया था कि लगातार कोरोना के मामले 3000 से ऊपर जा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते कोरोना के मामलों में कमी नजर आई है। मामलों की रफ्तार अब थमती जा रही है। धीरे धीरे देश भर में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की अगर बात करें, तो बीते 24 घंटे में सिर्फ 2202 नए मामले आए हैं और कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 27 दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोरोना 27 मौतों के साथ अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,241 हो गई है। अगर बात रिकवरी रेट की करें, तो अब रिकवरी रेट 98.7% पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 375 मामलों की कमी आई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी जारी किया कि डेली पॉजिटिविटी रेट अब 0.74 बढ़कर रह चुका है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.59% हो गया है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी अब इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब बढ़कर 4,25,82,243 हो गई है। अब
नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 191 करोड़ 37 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन डोज लगा दी जा चुकी हैं। बुलेटिन में बात अब चार धाम यात्रा की कर लेते हैं। जो दरअसल चार धाम यात्रा में 13 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन चार धाम यात्रा में हुई श्रद्धालुओं की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सफ़र में मारे गए 34 लोगों में से ज़्यादातर को कोरोना था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। चार धाम यात्रा में हुई मौतों का बड़ा खुलासा हुआ है। सफ़र में मारे गए 34 लोगों में से ज़्यादातरों को कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए थे। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर ही हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और माउंटेन सिकनेस से कम 34 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें से ज़्यादातर वे लोग हैं जो पहले कोरोना के संक्रमण से गुजर चुके हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर यात्रियों की मौत को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बढ़ाई है। संक्रमण के बाद फेफड़े सख्त हो जाते हैं, जिसको लेकर हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक कोरोना के जितने भी मामले हैं, उनमें फेफड़ों में ज़्यादा संक्रमण हुआ था। उन्हें ऊंचाई वाली जगहों में जाने से दिक्कत थी, जिसको लेकर उन्हें ऊंचाई वाली जगहों में चढ़ने को दिक्कत हुई। गंभीर संक्रमण की स्थिति में फेफड़े सख्त हो जाते हैं, उनके फूलने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में मैदान में से आया व्यक्ति 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ चढ़ते हुए सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा होता है तो फेफड़े ठीक से फूल नहीं पाते। इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर उनकी मौतों का खुलासा ये किया है। इसका मतलब यह है कि गंभीर संक्रमण से जूझ चुके मरीज भले ही ठीक हो गए हों, लेकिन कई मामलों में उनके फेफड़े अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे में लोग ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से बचें। जो लोग गंभीर कोरोना से संक्रमण से पीड़ित हो चुके हैं, वह लोगों को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वह लोग ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से बचें। इसलिए यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए नए मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य जांच के लिए नए मेडिकल कैंप लगाए हैं। जब से यह खुलासा हुआ है कि मरने वाले श्रद्धालुओं में से ज़्यादातर कोरोना पॉजिटिव थे या फिर उनको कोरोना संक्रमण पहले रहा था, जिसकी वजह से उनके फेफड़े ढंग से फूल नहीं पाए और चढ़ाई के वक्त उनको स्ट्रोक आ गया, जिसकी वजह से कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई, जिसको लेकर चार धाम यात्रा में नए मेडिकल कैंप भी बना दिए गए हैं। चार धामों में हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम पैदल मार्ग सहित वाहनों पर भी तीर्थ यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रही है। अब पैदल मार्गों के साथ साथ वाहनों से पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों की भी चार धाम यात्रा पर स्क्रीनिंग की जा रही है। चार धाम यात्रा में हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम पैदल मार्ग सहित वाहनों में भी तीर्थ यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो जिन लोगों को पिछले साल कोरोना हुआ था और उनके फेफड़ों में संक्रमण सीटी स्कैन से 12 पॉइंट से ज़्यादा निकला था, उन्हें इस साल ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है जिन लोगों को पिछले साल कोरोना हुआ था उनके फेफड़ों में संक्रमण सीटी स्कैन में 12 पॉइंट से ज़्यादा अगर निकला था तो उन्हें इस साल ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ऐसे में लोग ऊंचाई वाली जगह पर जाने से पहले एक्सरे या सीटी स्कैन कराएं, उसके बाद ही ऊंची ऊंचाई पर जाने का फैसला लें। छाती या फेफड़ों में कोई तकलीफ निकले तो उन जगहों से जांच के लिए बलगम या टिश्यू सैंपल निकालने के लिए बायोमेट्रिक स्कोपिक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों की देखरेख में इसकी जांच की जाती है। इस जांच से ये पता चल जाता है कि फेफड़ों की हालत कैसी है। उसी के आधार पर ही यात्रा करें या उससे बचने का फैसला
करें। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रही मौतों पर केंद्र ने भी संज्ञान लेते हुए पहली बार एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात किया है। अब बड़ी खबर चारधाम यात्रा से ये सामने आए कि केंद्र ने हो रही मौतों को संज्ञान में लेते हुए पहली बार एनडीआरएफ और आईटीबीपी को चारधाम यात्रा में तैनात किया है। इस बीच श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते यात्रा मार्ग पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं 7-7 किलोमीटर तक लंबा जाम श्रद्धालुओं को लेकर लगा है। मौके का फायदा उठाते हुए होटल और रेस्टोरेंट मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। हालत ये हो गई है कि प्रशासन को ऐसे व्यापारियों के गिरफ्तारी के आदेश भी देने पड़ रहे हैं। यह भी तय किया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंचने वाले यात्रियों को ऋषिकेश से आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सरकार ने अब यह आदेश दिया है कि उनको ऋषिकेश से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर आपको ऋषिकेश से आगे जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा में हर दिन करीब 50,000 लोग पहुंच रहे हैं। यह संख्या धामों में रुकने की क्षमता से दुगनी संख्या है। कई लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। भीड़ नियंत्रित करना और स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार के लिए इस दौरान बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्य सचिव एस सिंधु ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सेना की तैनाती भी की जाएगी। आम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ऑल वेदर रोड बनने से चारधाम यात्रा में सहूलियत होगी, जाम नहीं लगेगा, लेकिन यात्रा का रूट पर पड़ने वाले कई कस्बों में जबरदस्त जाम लग रहा है। रुद्रप्रयाग, कंठप्रयाग, उत्तरकाशी, पुरौला, जोशीमठ, नंदप्रयाग, श्रीनगर आदि कस्बों में पुलिस को जाम को व्यवस्थित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चारधाम यात्रा में अब तक श्रद्धालुओं को 13 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा लिए जा चुके हैं। चारधाम यात्रा में हुई मौतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जिसमें कहा गया कि मारे गए 34 श्रद्धालुओं में से ज़्यादातरों को कोरोना था, जिस वजह से उनकी मौत हुई। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।